नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ गिने चुने एग्जाम्पल। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी पूछता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो जो एग्जाम्पल हम आपको आज कराने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले जाकर टेंस का लेक्चर देखिए। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, अगर आप अफर्मेटिव निगेटिव से एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव का लेक्चर देखिए। अगर आप इंट्रोगेटिव अगर सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जो हम पढ़ाए हैं, उस लेक्चर को जाकर देखिए। अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जो ये एग्जाम्पल अभी मैं कराने वाला हूं, वहां पर आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। और इसके बाद आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि आप उसमें से एग्जाम्पल उठाकर आप अपने इस नॉलेज को पता कर सकते हैं कि कितना हमने सीखा इस वीडियो से। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम देर न करते हैं, आपके लिए जो है उदाहरण लेकर आते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लेकर आ चुके हैं। आइए इनको जो है कि एक एक करके हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, इस चीज को पहले देखिए, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद हम आपको डबल इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पहले आप सिंगल इंट्रोगेटिव अच्छे से सीख लीजिए। तो सुनिए, आपको बता दें 4 सूत्र याद करना भैया, ये तीसरा फार्मूला है। तो पहले क्या लिखा जाएगा भैया? सहायक क्रिया। आइए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पर हम लिखा देते हैं। यानी चौथा फार्मूला करना क्या है, पहले आपको लिखना क्या है? सहायक क्रिया, वो भी कर्ता के अनुसार। फिर क्या लिखेंगे? कर्ता। उसके बाद फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर शेष, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही तो है। अभी जितना स्ट्रक्चर आपको बताया कि निगेटिव वाला, यही तो लिखा था ना, कर्ता, सहायक क्रिया, नाट। सहायक क्रिया आगे चली आई है तो नाट तो अपने स्थान पर रहेगा ना। जब भी कभी इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव भी आता है, साथ नहीं शब्द लिखा रहता है, तो जो नाट लिखेंगे, नाट को अपने स्थान पर ही रहेगा। ये सहायक क्रिया कभी इधर दिखेगी, कभी उधर दिखेगी। तो जब ये सहायक क्रिया पहले इधर लगती थी, अब इधर आ गई, तो नाट तो अपने स्थान पर ही रहेगा। तो नाट लगेगा कहाँ? आप जान रहे हैं नाट कहाँ लगेगा। अगर आप इससे कम समझ पाते हैं तो आप जो है कि उस लेक्चर को देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया है स्ट्रक्चर को। ठीक है, टेंस का जो डेमो दिया गया है और लेक्चर जो बताया गया, लेक्चर जरूर देखिएगा। लेक्चर देखना मत बोलिए कि लेक्चर में बहुत सारे डाटा आपको इंडिकेट कर दिए जाते हैं। आइए इसी के आधार पर हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बताया गया है क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो पढ़ती है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, बताया गया है वहां पे। जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो जानिएगा वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। वो भी इंट्रोगेटिव कैसा है? सिंगल इंट्रोगेटिव। सारा डाटा डेमो लेक्चर में बताया गया है। तो देखिए, क्या जो है, क्या के लिए अब करता क्या है हमारा? वह पढ़ती है, इसका मतलब स्त्री है, एक वचन है। एक वचन होने की वजह से यहाँ पर डू लगाएंगे कि डज। हाँ, हमको पता है भैया कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, सहायक क्रिया डज लगती है, डज। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? सी रीड आ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए, पहले सहायक क्रिया लिखा गया कर्ता के अनुसार, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। ये देखो, कर्म आ लेटर क्या पढ़ता है, यानी क्या पढ़ती है? तो ये आपको उत्तर होगा कि एक पत्र पढ़ती है। तो वहां पर जो है कि आपका ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अभी इसके पहले जो है कि जो अफर्मेटिव निगेटिव की एक्सरसाइज करवाए हैं, उसमें जो है कि हम बताए हैं कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट कौन है और कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो वहां पर बताया गया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, वे आया हुआ है, वे के बाद लड़के उड़के तो नहीं आया, लड़कियां किसी की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है, केवल वे आया है। जब वे अकेले आएगा तो हम दे का प्रयोग करेंगे। अगर वे लड़के, वे लड़कियां इस प्रकार से आएंगे तो वहां पर हम दोज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को।
तो वे के लिए क्या लिखेंगे भैया? दे, लेकिन दे से पहले सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि कर्ता क्या है? हमारा बहुवचन है, इसकी वजह से यहाँ पर डू लगा। सहायक क्रिया फिर कर्ता, फिर उसके बाद किसका नंबर? निगेटिव तो नहीं है ना, अगर निगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट लिखते तब मुख्य क्रिया लगाते, तो यहाँ पर निगेटिव है नहीं, जिसकी वजह से आप क्या लिखेंगे भैया? मुख्य क्रिया। देखिए करना डू होता है, ये सत्य है, लेकिन अगर मुख्य क्रिया मतलब में समाहित होता है करना, जैसे हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। डू दे हेल्प, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे भैया? यू, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी, किसकी सहायता? तुम्हारी, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। शाम के समय क्या तुम पढ़ते हो? अब बच्चे यहां पर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप समझेंगे कि ये प्रश्नवाचक शब्द है और डबल इंटरोगेटिव का है या फिर सिंगल का है। तो सुनिए, अगर सब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो डबल इंटरोगेटिव के अंतर्गत लिखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बाहर अगर आता है, जैसे देखिए सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के यहाँ बीच में आता तो ये डबल इंटरोगेटिव होता, लेकिन ये बाहर आया, इसका मतलब ये है कि आपका सिंगल इंटरोगेटिव है। ये जो शब्द लिखना था शाम के समय, इसको बीच में डालना चाहिए था, लेकिन आपको गुमराह करने के लिए इस शब्द को, इतने शब्द को यहाँ पर आगे रख दिया गया है। इसलिए आगे रखा गया, यहाँ पर बच्चे दो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एक तो कंफ्यूजन होता है कि शुरुआत से स्टार्ट है तो कर्ता इसी को लगा देते हैं, पहला कंफ्यूजन। दूसरे कंफ्यूजन, जो बच्चे जानते हैं कि ये सब शेष शब्द होता है, आगे ला दिया जाता है, तो उनको ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये तो क्या, तो बीच में आ गया, तो डबल इंटरोगेटिव के आधार पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल इंटरोगेटिव हम तभी समझेंगे जब कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा, तभी वो डबल इंटरोगेटिव का जो है कि प्रश्नवाचक शब्द माना जाएगा। अगर नहीं तो इसके बाद अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, आगे आकर लिखा हो, तो एक सिंगल इंटरोगेटिव होगा। बात समझ पाए? चलिए, तो ये सब चीज जो शेष है इसको बाद में लिखेंगे। पहले क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी कर्ता के आधार पर क्या लिखेंगे भैया? डू, यू, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर किसका नंबर? मुख्य क्रिया भैया। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा? रीड, रीड। उसके बाद फिर कर्म, कर्म है, क्या पढ़ते हो? नहीं समझ, किसे पढ़ते? नहीं समझ में। तो जब क्या किसी से कर्म नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ो, शेष इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इसका भी हो गया नियम से। अब शाम के समय लिखेंगे इवनिंग टाइम, या तो लिख दो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है। क्या वह स्कूल से घर आता है? चलो ठीक है। क्या, क्या की अंग्रेजी भैया? वाह के आधार पर क्या लिखेंगे? डज, पुरुष है, आता है, किसकी वजह से क्या लिखेंगे? ही। डज ही, सहायक क्रिया, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया भैया। आना क्या होता है? कम। डज ही कम, यहां तक हो गया। अब उसके बाद कम के बाद देखिए क्या लगाएंगे? टू, की ओर। कम टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। डज ही कम टू हाउस। अब से की अंग्रेजी लिखेंगे, ध्यान रखना, से के लिए बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे भैया। जैसे देखिए विद मतलब भी से होता है, टू मतलब भी से होता, बाई मतलब भी से होता, फॉर मतलब से होता, फ्रॉम मतलब भी से होता, बहुत सारे हैं ये प्रीपोजिशन। लेकिन आपको समझना क्या है, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक वस्तु को छोड़कर कहीं जा रही है, यानी एक वस्तु से अलगाव होने की बात आएगी, तो वहां से के लिए फ्रॉम लगाइएगा। क्या वह स्कूल से घर आता? जब स्कूल से घर आएगा तो बताओ स्कूल को छोड़कर आया कि नहीं? कि स्कूल को लेकर आया? नहीं ना, स्कूल को छोड़कर आ रहा है, इसका मतलब अलग हो रहा है स्कूल से, तो वहां से के लिए क्या होगा? फ्रॉम। जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे कह दिया जाए तुम्हारा भाई आगरा से दिल्ली गया, आगरा से दिल्ली गया, तो बताओ आगरा को छोड़ दिया, क्या आगरा से अलग हो रहा है ना, तो वहां से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम। डज ही कम टू हाउस फ्रॉम, कहां भी है? स्कूल। ये हो गया, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है। क्या राम का भाई, ये देखो राम का भाई संबंध बताने आ गया, तुम्हें गाली नहीं देता है? चलो डज, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? अपॉस्ट्रोफी कमा, यानी राम्स ब्रदर। ये इसके आधार पे एक वचन करता था, डज लगा दिया, डज राम्स ब्रदर। अब देखो नहीं शब्द आया है तो कोई दिक्कत नहीं, सहायक क्रिया लिखे, कर्ता लिखे। उसके बाद अगर निगेटिव होगा तो कर्ता यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट, क्योंकि नॉट पता है, नॉट अपने स्थान पर रहेगा। नॉट गाली, देखो
देना आपको पता है, गिव गिव मतलब देना। तो सुनिए, कुछ ऐसी मुख्य क्रिया होती है जिसमें ये दोनों समाहित, गाली देना। अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। देखो अब्यूज कहने से गाली देना ये पूरा समाहित हो गया क्या, ये चीज, ये दोनों गाली देना समाहित हो गया। तो अगर देना का अगर आप लगाते हैं तो देखिए जो गाली दिया जाता है ऐसा नहीं कि उठाओ गाली लो, ऐसे ऐसे नहीं दिया जाता ना। इसका मतलब ये है जब कोई चीज, जैसे अभी मान लीजिए ये डस्टर है, मैं राम को डस्टर दिया, देखो उठा के दिया क्या, तो यहाँ पर दिया का अंग्रेजी देना है कि अंग्रेजी, तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पर देना का अंग्रेजी लगाएंगे गिव। लेकिन ये डस्टर दे रहे थे क्योंकि उठा के दे रहे थे, तो लेकिन गाली जो उठा के थोड़ी दिया जाता है। तो अब्यूज मतलब होता ही है क्या, गाली देना। बात समझ पाए? तो लिखेंगे अब्यूज, मुख्य क्रिया लगा दिया गया। और उसके बाद देखिए क्या, इसके आधार पर राम का भाई हो गया, नॉट नहीं हो गया, अब्यूज मतलब गाली देना, इतने का पूरा हो गया। बचा क्या, तुम्हें, तो करता क्या भाई, ओ कर्म क्या है, यू, मतलब आपको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ पाए? क्या वे सदैव, चलिए अब देखिए क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, लो भैया डू, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डू दे टेल, या ऐसे लिख सकते हो भैया ऑलवेज, आपको बताया गया है सत्य बोलते हैं। तो बोलते कैसे हैं सत्य, इसका मतलब ये ऑलवेज जो है एडवर्ब है, ऑलवेज। डू दे ऑलवेज सत्य बोलना, तो भैया क्या लगाएंगे, बोलना अंग्रेजी स्पीक, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका हो गया, ठीक है यहां तक। अब ये देखो क्या तुम्हारे मास्टर साहब, सुन लो पहले, साहब भले लिखा हो लेकिन साहब की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डज, देखिए मास्टर साहब, तो ये सम्मानित के रूप में यहां पर साहब दिया जाता है, ठीक है। और तुम्हारे मास्टर, डज योर टीचर, डज योर टीचर पीटते हैं, बीट, और किसको पीटते हैं भैया, यू को पीटते हैं, अर्थात तुम्हें पीटते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया, ये आपका जो संबंध बताने आया इतना, तो योर टीचर तुम्हारे मास्टर, साहब अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। फिर मुख्य क्रिया बीट, फिर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, लो भैया डज द पियोन नॉट, नॉट अपने स्थान पे रहेगा, बजाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रिंग द बेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ये बेल घंटी वाला है और ये जो बेल है ये क्या है, कुआं वाला है, और यही सी बेल को क्या बोलते हैं भैया, अच्छा बोलते हैं। ये कुआं है और इसी को अच्छा बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेल जो घंटी का ये है। क्या पिताजी काफी नहीं पीते, लो भैया डज फादर, डज फादर एक वचन करता, डज लगा, डज फादर सहायक किए, फिर करता, फिर नॉट, लो नॉट। अब पीना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे भैया, पीना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टेक, टेक कॉफी। बात समझ गए? क्या ये लड़के, लो ये लड़के इशारा करने, संकेत करने आ गया, अपना अपने के बगल में जो साथ लिखो। अब देखो कभी नहीं, ये कभी नहीं, नेवर का प्रयोग। अब यहां पर समझना है आपको, अगर निगेटिव अकेले होगा, निगेटिव अकेले होगा और वहां पर कभी नहीं आएगा, तो आपको नेवर लगाने के बाद मुख्य क्रिया में एस या एस चालू हो जाता है, यानी डू नॉट, डज नॉट के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करते हैं और यस या एस का नियम चालू होता है। लेकिन यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव में कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कीजिएगा, और बाकी ये सहायक क्रिया ये सब चलना स्टार्ट हो जाती हैं और यस या एस के झंझट समाप्त होता है। चलो, डू दीज बॉयज, ये लड़के क्या होगा, ये मतलब दीज बॉयज मतलब लड़के, डू दीज बॉयज। अब देखिए निगेटिव है तो यहाँ पर जो अगर नहीं अकेले होता तो नॉट लिखते, लेकिन कभी नहीं तो क्या लिखेंगे, नेवर। डू दीज बॉयज नेवर, बर्बाद करना, नष्ट करना क्या होता है, वेस्ट। डू दीज बॉयज नेवर वेस्ट दियर, यानी अपना समय, कर्ता के आधार पे, कर्ता क्या, ये लड़के बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे होंगे तो अपना अपने के क्या लिए लिखेंगे, दियर टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है कि निगेटिव हो गया। अगर आप उस लेक्चर को देख कर आते हैं तो आप ये जो शुरुआत मैंने किया, आप इसको पहले
वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद आप पहले इसको एक बार अपने आप से करिएगा, वहाँ सीख कर आइएगा तब आप इसको अपने आप करिए। उसके बाद फिर जब मैं बता रहा हूँ वहाँ पर उसको आप मिला लीजिए, देखिए आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद भी जो है ये सिंगल इंट्रोगेटिव रहा। अब आइए हम आपको ले चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। तो ये आपके लिए कुछ उदाहरण हम लेकर आ चुके हैं। आइए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले एक चीज ध्यान रखना, ये चौथा फार्मूला है जो बताए थे कि आपको 4 फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। 3 फार्मूला हो चुका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, ये चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। सुनिए, जो सिंगल इंट्रोगेटिव का आपने फार्मूला याद किया था पूरा का पूरा वही रहेगा, बस उसके पहले प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा। ये देखो आपके सामने प्रश्नवाचक शब्द। एक बात बताओ, यही इतना शब्द अकेले जुड़ा है क्या? बाकी देखो पूरा का पूरा जो है कि आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का सूत्र है। सिंगल इंट्रोगेटिव का सूत्र याद कीजिए, उसके पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, आपका डबल इंट्रोगेटिव बन गया। आपको याद नहीं करना, एक याद करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव वाला तो डबल वाला ऑटोमेटिक हो जाता है, अफर्मेटिव याद करते हैं नेगेटिव का हो जाता है। एकदम आसान है। तो सुनिए, इसी के आधार पर हम जो है कि आपको एग्जाम्पल हल कराते हैं। देखिए, अब जो क्या शब्द आ रहा है वाक्य के बीच में आ रहा है, तो कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में आया कि नहीं? तो ये जो वाक्य है इसमें जो क्या शब्द आया है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, वो भी डबल इंट्रोगेटिव का। समझ गए? तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो मैं बताया कि पहले लेक्चर देखिए, लेक्चर देखेंगे तो आप वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे भैया? व्हाट, फिर सहायक क्रिया। देखो प्रश्नवाचक शब्द लिख उठा, फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कर्ता के आधार पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज सहायक क्रिया होगी। अब डू लगाएं कि डज लगाएं ये कर्ता के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है? तो व्हाट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? डू, फिर क्या लिखेंगे? यू। प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। करना का अंग्रेजी क्या होगा भैया? डू और नाउ। नाउ मतलब होता है अब। ये हो गया आपका। वह यहाँ क्यों आता है? प्रश्नवाचक शब्द आपका पहले प्रश्नवाचक शब्द पकड़िए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा, वहां पर आपको बताया गया है लेक्चर में। तो क्यों आया कि नहीं, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखो। क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? वाई। डबल इंट्रोगेटिव है क्योंकि बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद फिर सहायक क्रिया। तो क्या लिखेंगे भैया? डज ही, क्योंकि वह पुरुष है, एक वचन है, तो इसकी वजह से एक वचन साथ सहायक क्रिया डज लगाएंगे। वाई डज ही। आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? कम हियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क। बात समझ पा रहे हो? तुम किसको पढ़ाते हो? लो भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताती है। ये देखो प्रश्नवाचक शब्द बैठा है कि नहीं? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो। किसको के लिए क्या हो जाएगा भैया? होम, मतलब किसे या किसको, होम। उसके बाद फिर डू सहायक क्रिया, फिर यू। इस यू के आधार पे डू लगा है, फिर पढ़ाना। देखिए पढ़ाते क्या लिखेंगे? टीच, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया। होम डू यू टीच। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? लो, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने, कितने, ये सारे लेक्चर हम आपको, जितने इस टाइप के लेक्चर हैं सब आपको एक वीडियो में अफर्मेटिव के लेक्चर बताया गया। उस लेक्चर में इन सारे लेक्चर को हम डाल दिए गए हैं, ठीक है? तो किसकी पुस्तक, लो भैया, किसका किसकी के बगल में जो कुछ हो उसको साथ में लिखकर प्रश्नवाचक शब्द बना दीजिए। किसका किसके लिए क्या लिखेंगे भैया? हुज। आप पुस्तक के लिए क्या लिखेंगे? बुक। ये आपका अब ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द बना। हुज बुक, फिर सहायक क्रिया। देखो डज लिखेंगे क्योंकि कर्ता एक वचन है। हुज बुक डज ही रीड। ये देखो इसी स्ट्रक्चर पर है। देखो प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। अब इसमें कर्म था नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। कौन सा, लो भैया, कौन सा, कौन सी, कौन से के बगल में जो लिखा हो उसको साथ में कर लो। ये आपका इतना प्रश्नवाचक शब्द बन गया। तो कौन सा, कौन सी के लिए आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। विच मतलब कौन सा, पेन, ये हो जाएगा, ठीक है? प्रश्नवाचक शब्द हो गया। फिर सहायक क्रिया डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज। कर्ता के आधार पर भैया कर्ता यू था, ये बहुवचन, इसकी वजह से क्या लगा? डू। विच पेन डू यू पसंद करना क्या होता है? लाइक। अब यहाँ पर डू मत लिखिएगा सहायक क्रिया, ओ मुख्य क्रिया करना, क्योंकि लाइक मतलब होता ही है पसंद करना, तो वहां पर डू आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको ध्यान रखना, ठीक है? जब कर्ता करती है तो समझ जाना, पहले इसको देखो कि ऐसा तो नहीं है कि डू लगाए कि वहां पर ऐसी मुख्य क्रिया है जिससे कर्ता का उसमें करना ये सही समाहित हो जाता है, ठीक है? वह वहां प्रतिदिन किस लिए जाता है?
तो सुनो, अब इसमें पता करो कि प्रश्नवाचक शब्द कौन है। आपको ऐसा लगेगा वहां नहीं होता है, कहाँ होता है, बस ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इससे मिलता जुलता है वहां। ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं, ये प्रश्नवाचक शब्द है, आपका ध्यान रखना। ये प्रश्नवाचक शब्द हुआ नहीं, ये होगा नहीं। किस लिए? सुनो, चाहे आप किस लिए कहें या क्यों कहें, ये दोनों शब्द एक ही हैं, किस लिए और क्यों। तो चलो, किस लिए की क्या लिखेंगे? वाई, उसके बाद फिर सहायक क्रिया डज, ही, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? गो, जाता है। गो के बाद हम टू तब लगाएंगे जब उस स्थान का नाम दिया होगा, लेकिन यहाँ स्थान का नाम नहीं दिया है, वहां पता नहीं कहाँ स्थान, तो नहीं ना पता। वाई डज ही गो, टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या? देयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेली, क्वेश्चन मार्क लगा देते। गो के बाद टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पर स्थान का नाम नहीं पता था, वहां जा रहा है, पता नहीं कहाँ, स्थान नहीं था। ठीक है, तुमको यह पुस्तक कौन देता? लो भैया, कौन वाला आ गया मामला, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, जब कौन की बात आएगी तो कौन में जब भी प्रश्नवाचक शब्द कौन होगा तो एक चीज याद रखना, उसमें कर्ता नहीं होता है। कर्ता नहीं होगा, जब कर्ता नहीं होगा तो एक चीज वहां पर आप समझना होगा, अगर अफर्मेटिव में होगा कौन वाला वाक्य, अफर्मेटिव में होगा तो वहां पर वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द आता है और अफर्मेटिव होगा तो वहां पर यस या यस नियम चालू होता है, और नेगेटिव होगा तो यस या यस के नियम चालू नहीं होता है, वहां डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है। तुमको यह पुस्तक कौन देता है, तो कौन आया? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, कौन भी है, अफर्मेटिव भी है, तो यहाँ यस या यस नियम वाला चालू हो जाएगा। चलिए, तो क्या लिखेंगे भैया? हु। अब देखिए, सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे कि यहाँ यस या यस के नियम चालू होगा। हु देता है तो क्या लिखेंगे भैया? गिव। यहां से यस लगाए कि नहीं? हाँ लगेगा। अगर ये लिखा होता तुमको यह पुस्तक कौन देते हैं, बहुत सारे, इसका मतलब कौन देते हैं, तो यहाँ पर यस लगाएंगे तब भी, यस या यस तब भी लगाएंगे। अब लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर निर्भर करेगा। देते हैं बहुत सारे होंगे तो बहुवचन होंगे, और जब बहुवचन होगा तो मुख्य क्रिया में ऐसे यस नहीं लगेगा। एक वचन होगा तो ऐसे यस लगेगा। अगर आपको समझ में आता है, एक वचन देता है, एक वचन है यहाँ पर Who gives, कौन देता है, क्योंकि कर्ता होता नहीं है, सहायक क्रिया लगेगा नहीं, निगेटिव में सहायक क्रिया स्टार्ट होती है। Who gives, अब उसके बाद क्या देता है? यह पुस्तक किसे देता है? तुमको। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, लिखो यू। उसके बाद फिर क्या भैया? यह पुस्तक क्या लिखेंगे? दिस बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है? ये देखिए, कौन आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन भी आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, लेकिन निगेटिव हो गया। जब निगेटिव होगा डू नॉट डज नॉट स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर ऐसे यस का नियम खत्म। अब कैसे पता करेंगे? डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट। अगर देखो तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है, इसका मतलब जो भी करता होगा, करता यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो भी कर्ता बनेगा वो एक वचन होगा, इसीलिए यहाँ करता है। अगर ऐसा लिखा होता तुम्हारी सहायता कौन नहीं करते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि ये बहुवचन जो कर्ता बनने वाला था वो बहुवचन है, तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इससे आपको समझ में आता है एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करिए। चलिए, पहले क्या लिखेंगे? हु, फिर उसके बाद फिर सहायक क्रिया, तो चलो निगेटिव है तो भैया डज नॉट, इसलिए डज लगाए, कर्ता होता है ना, इसके बाद फिर नॉट लिखा जाएगा। ये देखो, प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, कर्ता होता नहीं है, उसके बाद फिर बचेगा, फिर यहाँ पर नॉट बचता है स्ट्रक्चर में। हु डज नॉट हेल्प, हेल्प मतलब होता ही है सहायता करना। यू, ये देखो हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये आप समझ पा रहे हैं हेल्प यू। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो कि एक इसका एक और अनुवाद बना सकते हो, लिखोगे हु डज नॉट डू, हु डज नॉट डू योर हेल्प। इसको आप एक साथ करके कि जो यहाँ पर तुम्हारी सहायता, अगर इसको मुख्य क्रिया मान करते हो आपका ये भी सही होगा, और जो मैं बता रहा हूं हु डज नॉट डू योर हेल्प, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है,
हम सुबह ईश्वर की प्रार्थना क्यों करते? लो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, वाई कर्ता हमारा बहुवचन है, इसकी वजह से डू लगा। वाई डू वी, ये कर्ता तक पहुंचाए। उसका मुख्य क्रिया प्रार्थना करना, प्रे। हु डू वी प्रे, इतना अनुवाद हो गया किस क्यों तक, ठीक है, हम भी हो गया। वाई डू वी प्रे, हम क्यों प्रार्थना करते हैं? गॉड, गॉड मतलब भगवान, ईश्वर की। गॉड जब लिखना तो जी कैपिटल लिखना, ठीक है। गॉड और सुबह मॉर्निंग टाइम लिखो या तो लिखो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वह कितना धन, कितना, कितनी, कितनी, ये सब लेक्चर में बताया गया है। तो कितना कितनी के बगल में जो लिखा होगा उसके साथ लिखिएगा। आप कितना कितने के लिए हाउ मैनी लगाए, हाउ मच। अगर देखो, अगर इसके बाद जो भी चीज लिखा गया अगर इसको गिन सकते हो, गिनने वाली चीज होगी तो हाउ मैनी लगाइएगा, और नापने तोलने वाली बात होगी तो वहां पर क्या लगेगा, हाउ मच लगाइएगा। तो ये नापने तोलने की बात है। हाउ मच, धन के लिए क्या लिखेंगे, हाउ मच मनी, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द बन गया। फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद फिर कर्ता लिखेंगे ही। खर्च करना की स्पेलिंग होता है स्पेंड। देखो प्रश्नवाचक शब्द, ये इतना प्रश्नवाचक शब्द बना। फिर सहायक क्रिया लिखे कर्ता के अनुसार पे, फिर मुख्य क्रिया ये स्पेंड में खर्च करना। अब बचा क्या, प्रतिदिन, डेली लिख दो भैया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया ये आपका। तो बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव का सिंगल और डबल, इस पर आधारित जितने भी उदाहरण थे मैं इनको करा दिया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो अभी एग्जाम्पल कराया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। और आप बने रहिएगा वीडियो में, प्रत्येक लेक्चर को और एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा। इसके आधार पर आपको टेंस आने लगेगा, टेंस आएगा। और अगर आपको टेंस आने लगा तो समझिएगा, मैं दावा के साथ कहता हूं आपको, मैं जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं मैं इसको सिखा सकता हूं बहुत कम समय में। लेकिन हाँ, आपको टेंस आना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी रख लेंगे, अर्थात मैं वीडियो जो बनाऊंगा उससे भी सीख लेंगे, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दोनों करके चलिए, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। जितने भी ग्रामर के आपके टॉपिक हैं, चाहे आप 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 9 में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 11 में, चाहे 12 में पढ़ रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।